हे कॉलेस्टेंस, आज हम इग्नू फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की बुक दैट इज़ PHIC 131 हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स अप टू सेंचुरी 300 सी का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, दैट इज़ सोर्सेस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंड ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का 6th पार्ट है, जिसमें हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड उसका एक टॉपिक कॉइन्स को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इस वीडियो में हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को पढ़ेंगे एंड उसका एक टॉपिक कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हम स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है, ये वाली। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी बड़ी चट्टानें या फिर बोल सकते हो ये कोई महल या फिर कोई घर का अवशेष होगा। तो ये क्या है, ये आर्कियोलॉजी होती है। आर्कियोलॉजी को पहले समझ लेते हैं, आर्कियोलॉजी आखिर होती क्या है, उसके बाद समझेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कौन कौन होते हैं। तो आर्कियोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा ब्रांच है नॉलेज का, जिसमें हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की स्टडी करते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों की स्टडी इट मीन्स कि जो भी मटेरियल्स होते हैं हमारे पास, जो भी वस्तु हैं, चीज़ें हैं, उसकी स्टडी करते हैं एंड उससे हम अपना पास्ट, अपनी हिस्ट्री को हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, उससे हम अपनी हिस्ट्री को समझते हैं। अब देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है। तो आर्कियोलॉजी में हम जो भी मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं समझने के लिए, जानने के लिए, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम एग्जामिन करते हैं, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, ओके। देखो, तो आर्कियोलॉजी हम समझ गए। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, ये आपका क्या क्या हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख लो। मान लो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सकवेशन हुआ, उसकी खुदाई हुई, तो उसमें क्या क्या निकलेगा आपका। उसमें आपके निकल सकते हैं स्कल्पचर्स वगैरह, मूर्ति वगैरह, बर्तन के टुकड़े, पोट्री रिमेंस, बोन फ्रेगमेंट्स, इंसानों की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, कुछ कुछ लोगों की हड्डियाँ, हाउस रिमेंस, जो बने बने घर थे, जो टूट गए घर, उनके अवशेष, मंदिरों के अवशेष। ठीक है, फिर हो गया आपका अनाज, सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, उस समय जो सील यूज़ होता था वो सब, फिर ज्वेलरीज वगैरह। ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तु हैं, जो भी हम आर्कियोलॉजी में यूज़ करेंगे, ये सारे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो आर्कियोलॉजी है, इसका एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है हमारी हिस्ट्री फील्ड के साथ। मतलब आर्कियोलॉजी के हेल्प से ही हम बहुत सारी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर पाते हैं। ओके, तो ये जितनी भी चीज़ें हो गए आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ये जितने भी चीज़ें हो गए, ये आपकी हिस्ट्री में, ये आर्कियोलॉजी में हम इसी को पढ़ते हैं, हम इसी के ऊपर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ इस तरीके से होते हैं ना, कि ये हमें प्री हिस्ट्रिक पीरियड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड इट मीन्स कि वैसा समय हिस्ट्री का जहाँ पे हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। जैसे कि रिटर्न रिकॉर्ड्स होना कब से स्टार्ट हुआ आपके वैदिक लिटरेचर में। वैदिक लिटरेचर में आपके पास इतने सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं कि अगर आप आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे ना भी जाओ तो आप थोड़ी मोड़ी उसकी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत टाइम ऐसा भी है हमारी हिस्ट्री में जहाँ पे कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, जब स्टोन एज था, जब आयरन एज था, जब इंसान पहली बार धरती पे आए थे, या फिर बोला जाए जब इंसान बंदर से इंसान में बदल रहे थे, जब पहली बार अनाज उगाना चालू किया, जब पहली बार भेड़ों को पालना चालू किया, ये सारे समय ऐसे थे जहाँ पे जिसका हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वहाँ पे आर्कियोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, इंडिया में इवन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को भी आर्कियोलॉजिकल बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया गया। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वैसे पीरियड्स है जहाँ पे हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कि एग्जांपल आप वैदिक एज ले लो, जहाँ पे वैदिक लिटरेचर्स थे। उसके बाद के और सारे पीरियड्स ले लो, आप मुगल एज ले लो, जहाँ पे बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। तो वैसे पीरियड्स जहाँ पे आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स है, वो आपके हिस्टोरिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होते हैं। तो इंडिया में प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी आपके आर्कियोलॉजी के बेस पे रिकन्स्ट्रक्ट किए गए हैं। आर्कियोलॉजी का जो यूज़फुल है ना, मतलब वो जितना ज़्यादा यूज़फुल है आप उसको लिमिट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे टाइम पीरियड भी है जहाँ पे आपके पास प्रोमिनेंट रिटर्न एविडेंसेस हैं, जहाँ पे आपके पास रिटर्न लिटरेरी सोर्सेज भी बहुत सारे, बट फिर भी आप वहाँ पे आर्कियोलॉजी की हेल्प से और भी बहुत सारी उस समय की हिस्ट्री आप रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इंडो ग्रीक्स को ले लो। इंडो ग्रीक्स एक ऐसा टाइम पीरियड था, इसकी जो हिस्ट्री है इसमें आपको बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे, बट फिर भी कॉइन्स के बेसिस पे, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस है, इसकी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। नाउ
ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, ये जो यूजेस है इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, इसको करीबन 200 साल पहले स्टार्ट किया गया। मतलब 200 साल पहले से इसकी शुरुआत की गई। उस समय से इंडिया की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम चालू हुआ। ये करीबन 1920 की बात है, जब इंडियन सिविलाइजेशन को कंसिडर किया गया था कि ये करीबन 6 सेंचुरी BCE में हुआ था। 6 सेंचुरी BCE कितना पुराना? आज के डेट से मान लो करीबन आपका 600 साल, क्राइस्ट के जन्म से करीबन 600 साल पहले ही मतलब बोला जा सके इंडियन सिविलाइजेशन हुआ था। बट जो एक्सकवेशन हुआ मोहनजोदाड़ो का, हड़प्पा का, उसमें जो भी खुदाइयाँ हुई, उसमें जो भी सोर्सेज को स्टडी किया गया, उससे हमें ये पता चला कि सिर्फ 600 साल पुराना नहीं, करीबन ये क्राइस्ट के जन्म से 5000 साल पुराना है। ठीक है। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले थे, जो भी हमें वस्तुएं मिली थी, उसके एग्जामिन से हमें ये पता चला कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी इस धरती पे, वो करीबन 2 मिलियन साल पहले स्टार्ट हो गया था। उसी तरीके से ऐसा माना जाता था कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो करीबन फर्स्ट मिलीनियम BC में पॉपुलेटेड होना स्टार्ट हुआ। मतलब फर्स्ट मिलीनियम BC में ये थोड़ा घना होना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मिलीनियम BC में लोग बढ़ना स्टार्ट हुए। बट ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजी की हेल्प से हमें ये पता चला कि करीबन स्टोन एज के पीरियड से ही ये स्टार्ट हो गया था। मतलब इससे भी पहले फर्स्ट मिलीनियम BC से ही पहले ये स्टार्ट हो गया था। अभी हमने आर्कियोलॉजी देखी, आर्कियोलॉजी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, हमने उस चीज़ों को देखा। तो अब हम देखते हैं कि किस किस मेथड से हम आर्कियोलॉजी के चीज़ों को स्टडी कर पाते हैं, या फिर कौन कौन से मेथड्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं आर्कियोलॉजी में, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल मेथड्स बोलते हैं। ओके, तो इसमें आता है आपका एक्सकवेशन और एक्सप्लोरेशन। एक्सकवेशन का मतलब होता है खुदाई। ठीक है। कोई भी अगर साइट मिलती है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब खुदाई हुई थी तो पहले उसके बारे में पता चला था, फिर आर्कियोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू वहाँ पे खुदाई की गई, वहाँ के आसपास के जगहों को और जाना गया, तब जा कर के आज की डेट में हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उसी तरीके से एक्सकवेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड है आर्कियोलॉजी का। एंड साथ साथ एक्सप्लोरेशन भी। एक्सप्लोरेशन मतलब जगह जगह जा कर के उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये भी आपके आर्कियोलॉजी में ही आता है। तो इन दोनों मेथड्स के थ्रू बहुत सारे ऐसे डेटाज हमें मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस हमें मिलते हैं जिसके थ्रू हम हिस्ट्री को बिल्डअप करते हैं। एंड ये सारे इन्फॉर्मेशंस क्या हो सकते हैं हमारे, कि क्या ट्रेड हो सकता है उस समय का, क्या स्टेट हो सकता है उस समय का, क्या इकोनॉमी हो सकती है उस समय की, जिस भी समय के बारे में हम स्टडी कर रहे हो या जिस भी समय के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। क्या सोसाइटल एक्सपेक्ट्स हो सकता है, सोसाइटीज़ कैसे हो सकती है उस समय का, रिलीजन कैसा हो सकता है, या फिर जो लोग उस समय प्रेजेंट हैं वो कैसे जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसा रहना सहना है उन लोगों का। तो ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देती है हमें आर्कियोलॉजिकल मेथड्स, एक्सकवेशन, एक्सप्लोरेशन, एंड उसके थ्रू जो स्टडी करते हैं हम, उसके थ्रू हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो एक्सकवेशंस हैं ये हमें बहुत ही डीप और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन देती हैं पैलियोलिथिक एज का, मेसोलिथिक एज का, न्यूलिथिक एज का, कैल्कोलिथिक एज का, आयरन एज का, मेगालिथिक एज का, एंड बहुत सारे अदर कल्चर्स। क्योंकि देखो इस समय का जो टाइम पीरियड था ना वो मिलीनियम में था, एंड इस समय कोई भी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज प्रेजेंट नहीं थी जो कि उस समय की चीज़ें हमें बता सके। उस समय कोई भी ऐसा ज्ञान ही नहीं था, या फिर उस समय ऐसे भाषा ही डेवलप नहीं हुई थी कि लोग उस समय लिख सके, लोग उस समय बात कर सके। तो जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो हमें खुदाई के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय की। तो पैलियोलिथिक एज से लेकर के मेगालिथिक एज तक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, आयरन एज, इन सारे एज के बारे में हमें आर्कियोलॉजी के थ्रू पता चलती है। एक्सकवेशंस के थ्रू इसकी इन्फॉर्मेशन निकाली गई, स्टडी की गई, एंड देन हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है, एंड हम आज के डेट में उसे स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, हड़प्पन के टाइम में ना थोड़ी सी लिटरेरी सोर्सेस डेवलप हो गई थी, उस समय के लोग थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उस समय जो भाषाएं थी वो आ गई थी। ठीक है। क्योंकि उस समय के कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स देखने को मिले, खुदाई हुई तो उस समय कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स भी निकले उसमें से। बट चूंकि अभी तक ये सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं ये अनडेसिफर्ड है। ठीक है।
इसको नॉर्मल लैंग्वेज में या फिर आज के लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट नहीं किया गया, इसको समझ नहीं पाया गया, इसीलिए स्क्रिप्ट से हम इंफॉर्मेशन कम ही निकाल पाए। लैंग्वेज से जो भी हमारे पास लिटरेरी सोर्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उसके थ्रू हम कम ही इंफॉर्मेशन निकाल पाए। ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू मिला। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, जैसे कि ऑरिजिन कैसे हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ऑरिजिन कैसे हुआ, वो फैला कैसे, किस तरीके से वो स्प्रेड हुआ, सेटलमेंट्स कैसे हुई, मतलब किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके से जो उनकी जनजाति थी, किस तरीके से जो लोग थे वो स्प्रेड होते गए, फैलते गए, डेवलप होते गए, विकसित होते गए, किस तरीके से टाउन प्लानिंग्स थी, लोग कैसा रहन सहन करते थे, घर कैसे बने हुए थे, नाले कैसे बने हुए थे, मार्केट्स कैसे बनी हुई थी, ट्रेड क्या चलता था उस समय, लोग व्यापार कैसे करते थे, पॉलिटी कैसा था, इकोनॉमी कैसा था उस समय का, एग्रीकल्चर खेती किसानी कैसे लोग करते थे, हंटिंग शिकार कैसे करते थे, क्रॉप्स कैसे, फसलें कैसे उगाते थे, फसलें कैसे वो लोग काटते थे, बोते थे, खाते थे, सब चीज़ आर्कियोलॉजिक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कैसे वो लोग करते थे, टेक्नोलॉजी क्या थी उस समय की, बीड्स जो भी है वो लोग मालाएं वगैरह पहनते थे, मतलब जो भी फैशन करते थे एक तरीके से, क्योंकि हर एक एज का अपना एक फैशन होता है। तो उस समय का भी कुछ तो फैशन होगा, उस समय के जो लेडीज़ होंगी, उस समय के जो मेंस होंगे वो किसी तरह का तो फैशन करते होंगे। तो उस समय का फैशन कैसा था, सील्स वगैरह कैसे यूज़ करते थे, कॉइन्स क्या चलती थी, रिलीजन क्या था, लोग किसको मानते थे, कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजी से ही मिलती है। एंड लास्टली वो कैसे ख़त्म हुआ, एक एंड पे कैसे आया वो सिविलाइजेशन, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू हम ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से रिलेटेड अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूडेड है कि यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे जो डिफरेंट तरीके के आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, जो भी हमें आर्कियोलॉजी की खुदाई में मिलती है, जो भी हमें आर्कियोलॉजी के सर्वे में मिलती है, वो किस तरीके से यूज़फुल है इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे कि इसमें आ जाता है आपका एक्सकेवेटेड रिमेन्स, मतलब जो भी खुदाई में निकली, फिर आपका हो गया स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट, पुरानी इमारतें जो भी हैं, ताजमहल से लेकर के कुतुब मीनार तक, ये सारी आपके आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में यूज़फुल है इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। साथ ही साथ स्कल्पचर बिलीफ्स, पुरानी मूर्तियाँ जो भी निकलती है खुदाई में या फिर कहीं भी पाई जाती है, जैसे बोलते हैं ना ये एक एंशियंट मूर्ति है, बहुत ही प्राचीन काल की मूर्ति, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ साथ इंस्क्राइब्ड रिकॉर्ड, जो कि बड़े बड़े पिलर्स में जो लिखा हुआ रहता है, जैसे कि आयरन पिलर हो गया या फिर बहुत सारे ऐसे पिलर हैं जिसमें कि बहुत सारी लिखाई होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड रिकॉनेंस साइट्स होते हैं, साथ ही साथ जो क्राउन रिकॉनेसेंस मेथड्स होते हैं, जिसमें कि हम किसी प्लेस को स्टडी करते हैं, वो भी साइट्स को ढूंढने में, उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इसमें कुछ कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज इट मीन्स कि देखो, जब भी हम किसी चीज़ पे स्टडी करते हैं या हम किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं या उसके ऊपर सर्वे करते हैं, तो हम सब तरफ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सारे कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तब जा करके हम उस पर फाइनली सर्वे करते। तो उसी तरीके से अगर तुम्हें किसी प्लेस के बारे में जानना हो या तुम्हें किसी प्लेस को एक्सकेवेट करना हो, तो तुम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में वही आता है, सारे जो छोटे छोटे हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, सारे जो छोटे छोटे हमारे पास इन्फॉर्मेशन होते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं, एंड देन फिर हम किसी साइट को, किसी पर्टिकुलर साइट को या किसी पर्टिकुलर प्लेस को स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से भी हमें जो साइट्स है वो मिलती है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के लिए। ओके, साथ साथ यहाँ पे आपका है कि जो एयरबॉर्न एंड स्पेस बॉर्न है वो भी हमें हेल्प करता है। जैसे कि कोई कोई साइट्स हम धरती पे ढूंढ, मतलब जो अर्थ पे है, हम उसको लैंड के थ्रू नहीं देख पाते या फिर लैंड के थ्रू हम उसे नहीं ढूंढ पाते, तो बहुत सारे साइट्स को एयर के थ्रू भी हम ढूंढते हैं, एयर सर्वे के थ्रू। देखो, एक बार जब साइट्स हमें मिल जाती है तो हम उसे हर तरीके से ढूंढने की और हर तरीके से उसे एक्सकेवेट करने की, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये जो आपकी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की स्टडीज़ है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपके एक ही एक्सपर्ट्स नहीं होते, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड से जो कि इसमें स्टडी करते हैं। फर्स्ट है आपका प्लेंटियोलॉजिस्ट। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी स्टडी करते हैं एनिमल बोन्स को, जो कि फॉसिल्स होते हैं। देखो, जो भी पुराने एनिमल्स थे जो आज के डेट में ख़त्म हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके, जैसे कि आपका डायनासोर हो गया, फिर आपका डोडो हो गया, डोडो बर्ड, तो ये सारे जो भी एनिमल्स हैं ये आज के डेट में नहीं हैं, बट ये पहले तो थे। उनकी जो भी हड्डियाँ होंगी वो ज़मीन के अंदर कहीं दबी होगी, कहीं पे होगी, तो ये फॉसिल्स बन जाता है, उसको हम स्टडी करते हैं। उसी के साथ साथ हो गया आपका प्लेनोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपके फॉसिल्स पॉलेंस को, जो कि प्लांट की जो
डस्ट होती है उनको स्टडी करते हैं, उनके थ्रू हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। जियो आर्कियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ के फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, सॉइल्स वगैरह की स्टडी करते हैं। फिर आ गया आपका आर्कियोलॉजिस्ट जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आपका एथनो आर्कियोलॉजिस्ट जो कि लिविंग पीपल्स की स्टडी करते हैं, जो पुराने ट्राइब्स है, एंशिएंट ट्राइब्स है, उनकी स्टडी करते हैं। तो ऐसे और भी बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की स्टडी करने में इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन दो तरह की, एक तो वर्टिकल एंड दूसरा एक्सकेवेशन है आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सकवेशन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल टर्म में समझ लो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सकवेशंस क्या। वर्टिकल मीन्स कि एक पॉइंट पे नीचे तक आप उसको खुदाई कर रहे हो, एक्सकवेट कर रहे हो, और हॉरिजॉन्टल मेथड है कि आप एक लंबे एरिया में आप खुदाई कर रहे हो, एक लंबे एरिया में पार्ट बाय पार्ट आप खुदाई कर रहे हो। तो इस तरीके से होता है। चलो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि आज के डेट में हम वो सारी चीज़ की भी स्टडी करते हैं जो एंशिएंट टाइम में हम स्टडी करना उतना मुनासिब नहीं समझते थे, या फिर हम पुराने टाइम में या फिर इससे पहले के टाइम में, ज़्यादा टाइम नहीं 10-20 साल पहले के टाइम में हम उसको उतना मुनासिब नहीं समझते थे। जैसे कि आपका हो गया जले हुए सीड्स, ठीक है, आपके प्लांट मटेरियल को उतना वो लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते। बट आज के डेट में हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो स्टडी है, वो इतनी एडवांस हो गई कि हम इस सब चीज़ के थ्रू भी हम अपनी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। पॉलेंस रिमेन्स हो गया, फॉनल रिमेन्स हो गया, हड्डियाँ हो गई एनिमल्स के, ह्यूमंस के टीथ वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना। आज के डेट में आर्कियोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे डेटिंग मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो एक आर्टिफैक्ट का एज पता लगा सकते हैं, उनका एक पर्टिकुलर डेट असाइन कर सकते हैं। जिसमें से हो गया आपका रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, बहुत ही पॉपुलर है। ये आर्टिफैक्ट्स का बहुत अच्छे से एक्यूरेट डेट मेज़र करने में हेल्पफुल होता है। आपके आर्टिफैक्ट्स हो गए जैसे कि आपका चारकोल हो गया, वुड हो गया, सीड हो गया, प्लांट मटेरियल, ह्यूमन एनिमल बोन्स रिमेन, इस सब के थ्रू। अदर डेटिंग मेथड हो गया जैसे कि आपका हो गया थर्मोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। ये जो डेटिंग मेथड है इसमें आप पोट्री वगैरह को, पुराने बर्तन वगैरह को, टेराकोटा के जो जले हुए बर्तन वगैरह या फिर जो खिलौने वगैरह है, आप उसको स्टडी कर सकते हो। फिर आपका हो गया जो नेक्स्ट डेटिंग मेथड है वो है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें हम जो पेड़ होते हैं उसके एज को हम ढूंढते हैं, उसके एज को हम पता लगाते हैं कि आखिर ये पेड़ है कितना साल पुराना। नाउ साथ साथ हमें और भी ब्रांचेस से हेल्पफुल मिलता है जैसे कि एपिग्राफी हो गया एंड न्यूमिस्मेटिक हो गया। एपिग्राफी मतलब इंस्क्रिप्शंस की स्टडीज़ एंड न्यूमिस्मेटिक मतलब कॉइन्स की स्टडीज। इंस्क्रिप्शन जैसे कि बड़े बड़े आयरन पिलर में जो लिखा हुआ रहता है किसी राजा के बारे में, किसी महाराजा के बारे में या किसी प्लेस के बारे में, तो वो आपके एपिग्राफी होते हैं एंड उसकी हम स्टडी को एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। एंड न्यूमिस्मेटिक कॉइन्स की स्टडी, नॉर्मली जो सिक्के होते हैं ना उसकी स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। हमें बहुत सारे जो भी टाइम पीरियड बोल सकते हो या फिर बहुत सारे काल या बहुत सारे रूलर्स के बारे में हमें इन सब चीज़ों से पता चलता है। जैसे कि हमें इंडो ग्रीक के बारे में एंड द शाखा पहलवा एंड द कुशान किंग्स के बारे में न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज से पता चलता है, सिक्कों से पता चलता है। एंड हमें समुद्रगुप्ता के बारे में एंड अशोकास की व्यू धम्मा के ऊपर, धर्म के ऊपर, वो हमें एपिग्राफी से मिलता है क्योंकि अशोका ने बहुत बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस में धर्म के बारे में, धम्मा के बारे में चीज़ें लिखवाई थी ताकि लोग उसे पढ़ें। ओके, नाउ अब जो हमारा टॉपिक है वो है कॉइन्स। अब देखो ये जो कॉइन्स है ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले आता है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। वो क्यों? यहाँ पे आपका एक हॉर्ड है मौर्यन पंच मार्क कॉइन्स का, मतलब एक कलेक्शन है मौर्यन पंच मार्क कॉइन्स का। ये जो पंच मार्क कॉइन है इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक मौर्यन पंच मार्क कॉइन है, ठीक है। इसकी इमेज यहाँ पे दी गई है। अब देखते हैं कॉइन्स के बारे में, आखिर ये कॉइन्स कितना इंपॉर्टेंट है और इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। देखो जो कॉइन्स है ना वो हमें एक्सकेवेशन, खुदाई में भी मिल जाती है एंड एज ए कलेक्शन भी मिल जाती है, ठीक है। ज़्यादातर ये हमें कलेक्शन में मिलती है, कहीं भी खुदाई हो रही हो या फिर कहीं भी जैसे कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बन रहा हो, कोई भी एंशिएंट एरिया जैसे द्वारिका हो गया या फिर और भी कोई एंशिएंट एरिया ले लो जैसे कि पाटलिपुत्र, आज की डेट का पटना। तो ये सारे क्या है, एंशिएंट प्लेसेस है, एंशिएंट साइट्स। अगर यहाँ पे खुदाई होगी, यहाँ पे आज के डेट में अगर बिल्डिंग्स बनेगी, ट्रेन्स, रोड बनेंगे, तो उसके नीचे ज़मीन की खुदाई होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल सकती है जैसे कि कॉइन्स भी निकल सकती है। तो इस तरीके से कलेक्शंस में ये जमा होती है, इसकी स्टडी की जाती है। इसी को कॉइन्स की स्टडी को हम न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मेटिक। कॉइन्स की स्टडी को सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, हालांकि फर्स्ट सोर्स अभी भी इंस्क्रिप्शंस ही है। ओके,
बहुत सारे जो कॉइन्स है, बहुत सारे बहुत बड़े बड़े नंबर्स में जो कॉइन्स है उसको इंडिया के बहुत सारे म्यूजियम्स में अच्छे से संभाल के रखा गया एंड बहुत सारे कॉइन्स को अब्रॉड भी भेजा गया है। अब ऐसा बहुत कम ही बार देखा गया है कि क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें कॉइन्स मिले। इट मीन्स कि एक इवेंट हुआ, उसके बाद का इवेंट हुआ, उसके बाद का इवेंट हुआ, जो कि एंशिएंट टाइम में हुआ है, ऐसे अकॉर्डिंगली हमें कॉइन्स मिला। ऐसा कम ही होता है, हमें कभी का भी कहीं का भी कॉइन्स मिल सकता है। लेकिन जो कॉइन्स की जो कि उसकी कल्चर कॉन्टेक्स्ट होती है, ये बहुत ही प्रीसली होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये फिक्स्ड होती है, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब देखो, हम नॉर्मली देखते हैं कि कॉइन क्या है, आखिर कॉइन क्या चीज़ है। कॉइन एक मेटल करेंसी होती है जिसका एक डेफिनेट शेप, साइज, एक स्टैंडर्ड वेट होता है एंड एक अथॉरिटी होती है जो कि उसको इशू किया गया होता है। ठीक है, किसी भी अथॉरिटी के बिना कोई भी कॉइन नहीं चलता। जैसे कि आज का अभी का ले लो, हम जो कॉइन्स यूज़ करते हैं 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, वो अथॉरिटीड होती है। ठीक है, किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तब जाकर के हम उसे यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जो पुराने ज़माने का एंशिएंट टाइम पीरियड का जो कॉइन था उसको भी अथॉरिटी मिलती होगी राजा से, उस समय के जो भी रूलर्स होते होंगे, तब जाकर के वो मार्केट में उसकी वैल्यू होती है। तो कॉइन्स हमेशा एक अथॉरिटी के साथ ही इशू होता है। ठीक है, अब देखो, कॉइन्स के 2 साइड होते हैं। एक साइड जिसमें कि कोई भी मैसेज होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको ऑब्वर्स बोलते हैं एंड जो अपोजिट साइड होता है उसको रिवर्स बोलते हैं। तो जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था, जो कि एक्चुअली 600 सेंचुरी BC में देखा गया था। ठीक है, 6 सेंचुरी BC में देखा गया था, जो कि क्राइस्ट के बर्थ से 600 साल पुरानी थी। ठीक है, बैक चले जाओ, मान लो ये आपका क्राइस्ट का बर्थ है, इसके बाद आपका AD, इसके बाद आपका पूरा BCE, तो इससे 600 साल पुराना ये जो बताया जा रहा है, वहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था। उस समय सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था। उस सेकेंड अर्बनाइजेशन में हमें सबसे पहले, या फिर बोल सकते हो वो जो सेकेंड अर्बनाइजेशन था वो सबसे पहला एग्जाम्पल था जहाँ पे हमें ये पता चला कि कॉइन्स एंड कॉइन्स के यूजेस के बारे में लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल दोनों एविडेंसेस के थ्रू। ये जो टाइम पीरियड था सेकेंड अर्बनाइजेशन का, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो ग्रो हुए, बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो बने, बहुत सारे टाउन्स का ग्रोथ हुआ, सिटीज़ निकले, बहुत सारे एग्रीकल्चर एंड ट्रेड स्प्रेड हुआ सोसाइटी में। ठीक है, जो कॉइन्स थे वो अर्ली इंडिया में 3 तरीके में बनते थे, 4 तरीके में बनते थे। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लीड। लीड में भी बनते थे बहुत कम, मेनली जो आपका गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर भी बाद में थोड़ा फेमस हो गया था। ठीक है, जो कॉइन्स मोल्ड्स थे, मतलब जो सांचा था जिससे कॉइन्स बनते थे, जिसमें कि सोना या फिर चांदी पिघला के डाला जाता था एंड जिससे वो सिक्के बनते थे, वो जो कॉइन मोल्ड्स थे वो एक्चुअली बर्न्ड क्ले के बनते थे। एंड ये चीज़ आपके कुशाना पीरियड से रिलेटेड है, मतलब जो कुशाना पीरियड का टाइम पीरियड था, ये चीज़ आपके उस टाइम पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, जो पोस्ट मॉरियन कॉइन्स थे वो आपके लीड, पॉटीन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, इन सब से बनते थे। मतलब पोस्ट मॉरियन टाइम में आपको इन सब के सिक्के देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही लार्ज नंबर में इशू होते थे एंड उस समय ये ट्रेड बहुत ही बड़ा था। जो पोस्ट मॉरियन का टाइम पीरियड था, उस समय ट्रेड कॉइन्स के कारण बहुत ही बड़ा था, बहुत ही इंक्रीज्ड हुआ था। ठीक है, बहुत सारे जो कॉइन्स थे वो मेजर डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, मतलब जो बड़े बड़े डायनेस्टीज थे ना उससे बिलोंग करते थे। उस समय बहुत सारे कॉइन्स नए नए मार्केट में आए थे और बोल सकते हो सोसाइटी में नए नए आए थे एंड वो पब्लिश भी हुए थे। जो सबसे पुराना, जो सबसे अर्लीस्ट कॉइन है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो है पंचमार्क कॉइन। सबसे पुराना, सबसे पहले आप बोल सकते हो। ये जो कॉइन्स थे ये मोस्टली आपको सिल्वर में, चांदी में एंड कभी कभी कॉपर में भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं था कि गोल्ड के पंचमार्क कॉइन्स नहीं थे, सोने के भी, गोल्ड के भी पंचमार्क कॉइन्स अवेलेबल थे, बट बहुत ही रेयर, बहुत ही कम। ठीक है, जो पंचमार्क कॉइन्स थे उसमें सिंबल्स बने होते थे। होता क्या था, जो सिक्के होते हैं ना उसके ऊपर पंच किया जाता था सिंबल्स को। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर मतलब सिंबल्स ही आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसको पंचमार्क कॉइन्स बोला जाता है। ठीक है, ये जो सिंबल्स थे ये कई बार क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते थे। देखो, सिक्के तो छोटे छोटे हैं एंड जो पंचेस होते थे कोई भी सिंबल का, वो कई बार एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते थे। ये जो आपका पंचमार्क कॉइन था ये आपको ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता। ये पंचमार्क कॉइन्स आपको तक्षशिला से लेकर के मगध तक, मगध से लेकर के मैसूर तक एंड इवन आपको साउथ के लास्ट तक भी ये सारे आपको कॉइन्स देखने को मिलते। ये जो पंचमार्क कॉइन्स थे इसमें आपको कोई भी इंस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलता, कोई भी लिखावट देखने को नहीं मिलती, ना ही किसी भी लेजेंड्स के बारे में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती। हाँ, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे सिम्बॉल्स जरूर देखने को मिलते, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के।
जैसे जैसे ये तो मगधन एम्पायर बढ़ता गया, ये जो मगधन टाइप के जो पंच मार्क कॉइन्स थे, ये अलग अलग जो पंच मार्क कॉइन्स थे जो कि अलग अलग स्टेट्स के द्वारा इश्यूज़ किए गए थे, वो सबको ये रिप्लेस करते गया। मतलब हुआ क्या, जो भी अपने अपने स्टेट्स के लोग अपने अपने हिसाब से पंच मार्क कॉइन्स को लाते गए, मगधन एम्पायर उन सारे पंच मार्क कॉइन्स को हटा करके मगधन पंच मार्क कॉइन्स को पावर में लेके आ गया था। ठीक है। नाउ जो हमारा सेकेंड नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में बताया गया वो है इंडो ग्रीक कॉइन्स। इंडो ग्रीक कॉइन्स ये आपको सिल्वर, कॉपर में देखने को मिलेगा एंड सोने में भी, गोल्ड में भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी बहुत ही रेयर। इसमें बहुत सुंदर सुंदर आर्टिस्टिक फीचर्स थे, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बने थे। मतलब आर्टिस्टिक चीज़ें जो थी ना, ये सारे आपके इंडो ग्रीक कॉइन्स में बनी थी। बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बने होते थे राजा के इसके ऊपर, ठीक है, राजा रानियाँ जो भी होते थे ना, इनके पोर्ट्रेट्स आपको इन कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलते। जो रिवर्स साइड था इस कॉइन्स का, उसमें आपको देती जो भी देवी देवता थे उनके फोटो देखने को मिलते। देखो मैंने बताया था कॉइन्स के दो साइड है, एक ऑब्वर्स एंड दूसरा रिवर्स। तो जो ऑब्वर्स साइड था उसमें आपको जो भी राजा वगैरह थे उस टाइम पीरियड के या फिर उस टाइम में जो रूल करते थे वो देखने को मिलते, उनके इमेजेस देखने को मिलते। एंड जो रिवर्स साइड था, जो पीछे का साइड था, उसमें आपको देवी देवताओं के इमेजेस देखने को मिलते। यही इंडो ग्रीक कॉइन्स की देन है कि हमें कम से कम 40 से भी ज़्यादा इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में पता चलता है, ठीक है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में राज्य करते थे छोटे छोटे रीजन्स में। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था, ये जो कॉइन्स थे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्रीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एंड चूँकि उस समय का ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस वगैरह नहीं थे, लिखावटें ज़्यादा नहीं थी, तो कॉइन्स के हेल्प से ही बहुत सारे जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनके बारे में हमें पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया शाखा पल्लवा किंग्स, ये इनके बारे में हमें कॉइन्स के थ्रू ही पता चलता है। ओके, देखो यहाँ पे बहुत सारे इंडो ग्रीक कॉइन्स हैं जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट बैक्टीरिया से लिया गया है। देखो ये जिसमें राजा बने हैं, देखो ये राजा, ये दैती वगैरह, ये देखो ये लास्ट वाला दैती बना हुआ है, तो ये नॉर्मली दिख रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉइन्स थे वो उस समय बनाए गए थे इंडो ग्रीक के टाइम में। नाउ अब देखो जो कुशानास के जो कॉइन्स थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गोल्ड एंड कॉपर के थे, सिल्वर के भी थे बट बहुत कम, ठीक है। गोल्ड एंड कॉपर्स उसमें ज़्यादा प्रचलित थे। कुशानास के जितने भी कॉइन्स थे वो गोल्ड एंड कॉपर में फेमस थे। उनके जो कॉइन्स थे वो नॉर्दर्न इंडिया के रेंज में काफ़ी फैला हुआ था। बिहार, आज का जो बिहार है, ये वाला देखो, ये वाला जो पोर्शन है आज का बिहार, उस सब एरिया में इनके कॉइन्स काफ़ी फैले हुए थे। अगर गुप्तास के देखा जाए तो जो गुप्तास के किंग थे उन्होंने गोल्ड की एंड सिल्वर की कॉइन बहुत ज़्यादा निकाली थी, जिसमें गोल्ड की कॉइन तो उन्होंने एकदम लार्ज नंबर में निकाले, बोल सकते हो एकदम वास्ट नंबर में। बहुत सारे गोल्ड के कॉइन इनके टाइम पीरियड में इनके किंगडम में बनी, इनके किंगडम में अब इनकी सोसाइटीज़ में बहुत सारी गोल्ड कॉइन्स चली। जो कॉइन्स थे वीमा कदपिशेस के, उसमें शिव के बारे में दी गई थी, ठीक है। जो भारतीय इन्फ्लुएंस था कॉइन्स के ऊपर, क्योंकि देखो कॉइन्स तो अब बन रहा है इंडिया का ही, ठीक है, भारत में बन रहा है, तो इसके ऊपर जो भारतीय इन्फ्लुएंस था, जो भारतीय कल्चर था, वो आपको शुरू से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल वीमा कदपिशीस की जो कॉइन्स थी उसमें शिव भगवान की इमेज आपको देखने को मिलेगी, जो कि बुल, ठीक है, मतलब सांड के बगल में खड़े होते हैं, ठीक है, उनकी इमेज आपको देखने को मिलेगी। एंड वो जो राजा होते थे जो ये सारे कॉइन्स को इश्यूज़ करते थे, वो अपने आप को महेश्वरा कह बोलते थे या फिर अपने आप को एज अ महेश्वरा डिस्क्राइब करते थे। इट मीन्स अ डिवोटी ऑफ शिव, शिव भगवान का एक भक्त, ठीक है। जैसे कि हो गया आपका कनिष्का, हुविष्का, वासुदेवा, इटिसे, ये सारे इन्होंने कॉइन्स में ऐसे चित्रण की, मतलब शिव भगवान के चित्रण वगैरह इन्होंने अपने कॉइन्स में दिखाए। देखो ज़्यादातर जो कॉइन्स था ना, पर्शियन और ग्रीक दैतिस पे बनता था, मतलब उसमें पर्शियन और ग्रीक दैतिस के बारे में दिखती थी। बट उसके बावजूद, उसके अलावा इंडियन की जो मतलब भारतीय गॉड एंड गॉडेस थी, मतलब भारतीय देवी देवताएं थे, उनकी भी चित्रण आपको कुशानास के कॉइन्स में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो अर्लीस्ट टाइम पीरियड था उसमें कॉइन्स के ऊपर, सिक्के के ऊपर सिम्बॉल्स बनी होती थी। बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें सिक्के के ऊपर देवी देवताओं के साथ साथ राजा महाराजाओं के भी इमेजेस प्रेजेंट थी। एंड इसके साथ साथ उसमें डेट्स वगैरह, नाम वगैरह, ये सभी प्रेजेंट था। फॉर एग्जांपल जो क्षत्रपा का जो कॉइन्स था उसमें शाखा एरा के डेट्स मेंशन थे। ये बताता है कि शाखा एरा के टाइम पीरियड में ये कॉइन्स बना, ये कॉइन्स उस समय प्रचलित था सोसाइटी में, ठीक है।
ये जो कॉइन्स का सर्कुलेशन था, ये जो कॉइन्स का जो बढ़ोतरी हो रही थी सोसाइटी में, ये हमें बहुत सारे रूलिंग डायनेस्टीज़ की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प करती है। कॉइन्स हमें बहुत सारे वैल्यूबल इंफॉर्मेशन भी देती है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जो कॉइन्स थे यूदियाज का एंड द मालवास का, ये हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताते हैं जिस टाइम पीरियड में कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी थी जो कि नन मोनार्कल सोसाइटी थी, एंड उसमें नन मोनार्कल पॉलिटी भी चलती थी। इट मीन्स राजा रानी के अलावा भी ऐसे सोसाइटीज़ प्रेजेंट थी, हमें ये भी बताती है। ठीक है, जो शिप की इमेज थी सतवाहनास कॉइन्स के ऊपर डेक्कन्स की, वो हमें मैरी टाइम ट्रेड का इंपॉर्टेंस बताती है। मैरी टाइम ट्रेड मतलब जो ट्रेड समंदर से होके जाती है, वो सारे ट्रेड का इंपॉर्टेंस भी हमें ये सारी कॉइन्स बताती है। ओके तो यहाँ पे एक कॉइन का इमेज दिया गया है जिसमें कि क्वीन कुमार देवी एंड किंग चंद्रगुप्त वन की इमेज दी गई है। ठीक है, देखो ये राजा और रानी की इमेजेस बनी हुई है, तो ये बाद के टाइम पीरियड का कॉइन है। ओके एंड ये गोल्ड कॉइन है, गुप्ता गोल्ड कॉइन है। नाउ जो गुप्तास थे वो कुशानास को कॉइन्स के मामले में हरा चुके थे। मतलब कुशानास ने जितने कॉइन्स नहीं निकाले, जितने अच्छे अच्छे कॉइन्स नहीं निकाले, उससे ज़्यादा बाजी गुप्तास ने मार ली थी कॉइन्स के मामले में। उन्होंने बहुत सारी कॉइन्स निकाले, बहुत ही अलग अलग तरीके के, अलग अलग मतलब नवाबी तरीके के उन्होंने कॉइन्स निकाले। उन्होंने कॉइन्स को पूरा इंडियनाइज कर दिया था, पूरे भारतीय कल्चर में कॉइन्स को उन्होंने डाल दिया था। उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स बनाए जिनको कि वो दिनार बोलते थे। ठीक है, जो ऑब्वर्स पार्ट था उसका, उसमें किंग के बारे में दी गई थी जानकारी, मतलब किंग से रिलेटेड उसमें इमेजेस दी गई थी, किंग की फ़ोटोज़ दी गई थी, किंग के ड्राइंग्स दिए गए थे डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में, जैसे कि किंग हंटिंग कर रहे हैं राइनोस की, लॉयंस की, शेर बाकी वो हंटिंग कर रहे हैं, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, या फिर कोई अश्वमेधा यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी इमेजेस प्रेजेंट थी कॉइन्स में। ठीक है, जो समुद्रगुप्त एंड कुमार गुप्ता का जो कॉइन था उसमें दिखा रहे थे कि राजा वीणा प्ले करते थे। ठीक है, जो बीना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो प्ले कर रहे थे। देखो जैसे जैसे गुप्ता पीरियड डिक्लाइन में आने लगा, या फिर बोला जाए जो लास्ट गुप्ता पीरियड था, पोस्ट गुप्ता पीरियड था, उसमें जो कॉइन्स थी उसकी प्योरिटी कम होती गई, मतलब उसमें मिलावट ज़्यादा होने लगी। ये जो चीज़ था ये बेसिस बन गया था कंटेस्टेड फ्यूजलिज्म थ्योरी का, जो कि आर.एस. शर्मा के थ्रू दिया गया। आर.एस. शर्मा एक हिस्टोरियन थे। इनका ये मानना था कि जैसे जैसे जो सिक्के में मिलावट होना चालू हुई और चीज़ें मतलब मिलावट जैसे जैसे सिक्के में होना चालू हुई, उसकी शुद्धता घटते गई। इसी कारण से जो ट्रेड था एंड जो भी कॉमर्स था इस पीरियड का, इकोनॉमिक थी, वो धीरे धीरे घटना चालू हो गई, डिक्लाइन पे आना चालू हो गई थी। तो गाइज़ यहाँ पे इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इग्नू से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो। कोई भी क्वेरी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड आपको अपकमिंग वीडियोज़ के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज़ थैंक यू।